नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना लास्ट टॉपिक है ये विश्व इतिहास का पुनर्जागरण का जो पहला चैप्टर है ना, उसका लास्ट टॉपिक है। इसमें कुछ अन्य तथ्य हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं, छूट गए थे। उनको एक साथ देख लेते हैं पूरों को, फिर ये अन्य तथ्य पूरे हो जाएंगे, फिर आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। देखिए, सारी क्लासें फ्री चल रही है अपना जो KDI चैनल है उसके ऊपर, मतलब कमला देवी इंस्टीट्यूट के ऊपर सारी क्लासें फ्री चल रही है। पॉलिटी हो गई, शैक्षिक प्रबंधन हो गया, विश्व इतिहास हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, ये सब फ्री करवा रहे हैं। अब देखो, 2 सुबह पॉलिटी की चलेंगी और इसके बाद 2 शाम को शैक्षिक प्रबंधन की पैड पैड सुनते हैं, इनको है सल्टा के फ्री करेंगे काम को। आज ये कुछ पॉइंट बच गए हैं, उनको लिख लेते हैं। ये जो है पुनर्जागरण वाला पॉइंट, ये मैंने पहले लिखवा रखा है कि अब जो इसका जो काल निर्धारण होता है वो 14वीं सदी से लेकर के और 16वीं सदी तक चलता है और 3 चरणों में ये चलता है। तो कुछ पॉइंट है जिनको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट माने गए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर सीधे। आ जाओ, बोर्ड के ऊपर आ जाओ। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक, और ऐसी वीडियो फ्री जो चल रही है इनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वरना फिर फ्री क्लासें नहीं मिलेंगे आपको। कोई दूसरा चैनल वो सब बेचते हैं आजकल, यहाँ मैं फ्री करवा रहा हूँ, कभी तो करवाता रहूंगा। जुड़ते रहो आप, औरों को भी जोड़ दो। देखिए, पुनर्जागरण जो है ये लगभग 14वीं सदी से, और देखिए मैं आपको समझाता भी चलूंगा और फिर लिखता भी चलूंगा। तो हम नोट्स के रूप में इसको लिख रहे हैं, और आपके पास अगर नोट्स है, पहली बात तो होगा, नहीं है तो फिर आप शॉर्ट रूप से नोट्स बना सकते हैं। निश्चिंत हो जाइए, पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर करवाऊंगा मैं आपको। इसके बाद जैसे ये पैड पैड सूट दूंगा ना मैं, 40 का 2 सुबह या 2 शाम को शैक्षिक प्रबंधन, फिर ये दोनों सब्जेक्ट 10-15 दिन में सूट साइड के डाल देंगे। उसके बाद में फिर हिस्ट्री चलेगी, राजस्थान हिस्ट्री, विश्व इतिहास चलेगा, और फिर राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति, इसको हम पैड पैड सुनेंगे। और हो सके तो फिर दोपहर में हो सकता है मैं हिंदी व्याकरण भी आपको करवा ही दूंगा। हिंदी व्याकरण की एक क्लास करवा दूंगा, और विज्ञान की कक्षा 9 विज्ञान की जो टॉपिक मैं पहले ही बता दूंगा आपको। साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे अणु परमाणु का से शुरुआत करें, ऐसे जो भी है वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। साइंस का भी मैं कवर करवा दूंगा, और जो है हिंदी व्याकरण का भी मैं कवर करवा दूंगा। वो दोपहर की रहेंगी दोनों क्लासें, विज्ञान और हिंदी व्याकरण की। ठीक है, तो ये दोपहर की रहेंगी, और 2 पॉलिटी की सुबह दूंगा मैं, और शाम को दूंगा शैक्षिक प्रबंधन 2। ऐसे पैड पैड सूट साइड के डालेंगे इसको। और अब हम देखते हैं, देखिए पुनर्जागरण का जो है ये 14वीं सदी में क्या हुआ था कि इटली के अंदर इसकी वीडियो की आवाज बढ़ा लेना, ऊपर थोड़ी सी ऊपर प्लस कर देना इसको। ठीक है, तो ये क्योंकि कम बोलता हूँ, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ना, इसलिए सुनाई कम देगा आपको। तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। तो वही ये जो पुनर्जागरण है 14वीं सदी से 16वीं सदी तक इटली में चलता है। इससे पहले चला था कौन सा? कोरोलिंजियन, यानी कोरोलिंजियाई काल जिसको हम बोलते हैं। वो इटली का जो बीजाइंटन जो शहर है उसके उत्तरी क्षेत्र में ही चला था, फिर वो दक्षिण क्षेत्र में चला था। ये बीजेटाइन जो क्षेत्र है ना, जो कुस्तुनतुनिया वाला इलाका है, वहां चला। फिर उसके बाद में पूरे यूरोप में फैलने वाला कौन सा था? सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसको पुनरुत्थान का युग कहा जाता है। ये कला और साहित्य के ऊपर हुआ था, कला और साहित्य के ऊपर, यानी कि 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक कला और साहित्य में, यानी कि मध्यकाल जो चल रहा था ना, मध्यकाल से जस्ट बाद में 1453 का जो कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों का आक्रमण होता है ना, उसके जस्ट बाद में ये शुरू होती, उसके जस्ट पहले से ही शुरुआत थी इसकी। तो बाकी बीजाइंटन शहर से लोग बाग आते रहे इटली में, अपने ग्रंथों को लाते रहे, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। निश्चिंत हो जाइए आप। तो 14वीं सदी में इटली वाला जो क्षेत्र था ना, इटली में कला और साहित्य के ऊपर
यानी कि प्राचीन जो, देखिए मध्यकाल जो चल रहा था, अभी मैं भूल गया बीच में और ही कोई बात बता दिया। मध्यकाल से पहले प्राचीन काल था, जो कि इटली वाला जो स्थान था ना, ये इटली है, और यहाँ पर पड़ता है रोम। तो रोम में पहले साम्राज्य था। यहाँ 476 ईस्वी के अंदर आक्रमण होने लग जाता है, ऊपर की जो जनजातियां थी ना, बर्बरिक आक्रमण होने लग जाते कबीलों के। तो 476 में यहाँ का जो ऑगस्टस राजा था ये खत्म हो जाता है, फिर ये एक ही साम्राज्य बचता है, कौन सा, बीजाइंटीन। क्योंकि इसको दो भागों में बांट दिया था। एक जो राजा था उसने इसको कितने भागों में बांट दिया था, दो भागों में, जिसको थियोडाइसिस बोलते हैं ना, एक राजा का नाम था थियोडाइसिस। तो थियोडाइसिस राजा ने इसको दो भागों में बांटा था, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य इटली वाला, और बीजाइंटीन वाला जो था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य था। तो फिर ये यहाँ 476 तक ही चलता है पश्चिमी वाला, तो फिर यहाँ आक्रमण करके इसको तो समाप्त कर दिया जाता है, और प्राचीन काल यही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है 476 में। फिर वो बीजेंटाइन में चलता है पूरा मध्यकाल, उसमें चलता है उधर पूर्वी वाले। तो देखिए वहां जो चल रहा था ये प्राचीन काल 476 वाला था ना, ये 476 वाला प्राचीन काल था। तो यहाँ तक के जो पंडित और जो चारण है, भाट है, इनके अपने ही नहीं है, भारत के नहीं है, इनके समय की जो दरबारों में जो चारण भाट कवि हुआ करते थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचनाएं की थी, उन ग्रंथों की, उन साहित्यों की कॉपियों को उठाया जाता है, और उनके जो चरित्र थे, उनकी जो आदर्श थे, उनके अंदर, ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा था, उसको अपनाया जा रहा है। यहाँ पर पुनर्जागरण में उसको अपनाया जा रहा है, और आधुनिक जो तकनीकी जो चल रही है उसको साथ में मिला करके फिर ये पुनर्जागरण किया जा रहा है। यानी कि आंदोलन है एक तरह से, इसको आंदोलन बोल सकते हैं कि आंदोलन हुआ था, जैसे अपने भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विश्व में क्या हुआ था, पुनर्जागरण। ठीक है, पाखंड और धर्म से हट करके ये हुआ था कि भाई फैक्टों को ध्यान में रखो, साइंस को मानो आप। ठीक है, लेकिन आज जो क्या है कि साइंस भी जो है घुटने टेक चुकी है, कई क्षेत्रों में साइंस का काबू नहीं लगता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे आज तक के इतिहास में पृथ्वी को बने कितने वर्ष हो गए, 13 अरब वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। 13 अरब वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है पृथ्वी को बने हुए। यानी कि महाविस्फोटक जो सिद्धांत आया था, बिग बैंग सिद्धांत आया था, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर आज तक लोग, यानी कि मनुष्यों ने नष्ट करने की सारी चीजें, सारी तैयारियां कर रखी है कि नष्ट कैसे किया जाए, लेकिन आज तक पूरे विश्व के अंदर किसी मरे हुए इंसान को किसी ने जिंदा किया है क्या? कि अब ये मर गया, अब ये जिंदा रहेगा 10 साल तक, गारंटी देता हूं आपको। मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया और अब ये इतने 10 साल 15 साल जिंदा रहेगा, ये गारंटी है। दे सकता है कोई? नहीं दे सकता। यानी कि नष्ट करने का सिस्टम तो सबको पता है, लेकिन बना नहीं सकता। तो हाँ, ये मैं कुछ ऐसे बोल रहा था कि ये जो कला और जो साहित्य का जो है ना, इसमें विकास का कार्य किया गया। कला और साहित्य में विकास किया गया पुनर्जागरण में, यानी कि 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक। ठीक, तो ये था कौन सा, पुनर्जागरण का दौर। इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। फिर ये आता है कोरोलिंजियाई। कोरोलिंजियाई काल जो शुरू होता है वो होता है 9वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक। इटली के अंदर ही रहता है जो कोरोलिंजियाई जो है, ये बीजाइंटीन जो शहर पड़ता है उसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके अंदर होता है कि भाई जो है एक छोटा सा आंदोलन कर लिया जाता है कि जो है अपने जो प्राचीन ग्रंथ है ना, उनको दोबारा से पढ़ो आप, क्योंकि वो 5वीं 6वीं ईस्वी में मैंने अभी बताया था 476 में आक्रमण हुआ था उधर। अरे अभी तो बताया था मैंने आपको उधर, ये मिटा दिया अब इसको। 476 में जो आक्रमण हुआ था, प्राचीन काल था वो। तो उस समय के जो ग्रंथ हैं वो आक्रमण करके उन ग्रंथ, यूनानी जो साहित्य था उसको बंद कर दिया पढ़ना लिखना। तो इसमें एक आ गया कि इसको दोबारा से पढ़ा जाए,
10वीं सदी में, 9वीं 10वीं सदी में ये हुआ था कैरोलिंजियाई आंदोलन धर्म के ऊपर। तो इन ग्रंथों को दोबारा पढ़ने के लिए इसमें ये कल्पना की गई है कैरोलिंजियाई में। 9वीं से 13वीं सदी तक जो प्राचीन, जो क्लासिकी बोला जाता है, इसको क्लासिकी ज्ञान, यानी कि जो प्राचीन काल था इसको क्या बोला गया है, प्राचीन क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल का मतलब होता है कि पुरातन परंपरा, जो पहले से चली आ रही थी ना, पुरातन परंपरा, उसको बोलते हैं क्या, क्लासिकल बोलते हैं। तो ये प्राचीन क्लासिकल ग्रंथों को पढ़ने, पठन पाठन के ऊपर जोर दिया गया, ग्रंथों के पठन पाठन के ऊपर जोर दिया गया, के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, केवल इसमें इतना ही है और बाकी कुछ नहीं है। वो बहुत बीजाइंटिन जो शहर था उसमें हुआ था ये कैरोलिंजियाई वाला। फिर ये बाद में होता है ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यानी 14वीं सदी में, 13वीं तक तो ये हुआ था वहां पर, उसके बाद में वो वहां हो जाता है। क्योंकि अब इसमें आप उदाहरण भी देखिए, क्योंकि इसी समय क्यों पढ़ा गया, पहले क्यों नहीं पढ़ा गया था, क्योंकि 5वीं 6वीं सदी में बर्बर आक्रमणों के द्वारा, बर्बर आक्रमणों के द्वारा प्राचीन ग्रंथों का अध्यापन कार्य बंद हो चुका था, अध्यापन कार्य बंद हो गया था। ठीक है, अब इसमें ये क्योंकि आ गया है, तो ये क्योंकि का मतलब ये अब क्यों हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ था, तो ये पहले इसका ये मूल रीजन यहाँ पर आ जाएगा। बर्बर आक्रमण हो गए थे ना, इसलिए वहां पर साम्राज्य नष्ट हो गया, तो फिर वहां पर पढ़ेगा कौन है, आ गए सबके सब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये सारे के सारे वो प्रश्न करवा रहा हूँ मैं जो आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। स्कूली लेवल वाले यहाँ ध्यान ना दे, ये कंपटीशन वाले यहाँ पर। ठीक है, स्कूल वालों के लिए मैं लक्ष्य करवा दूंगा बाद में, अभी फिलहाल ये कंपटीशन का जो चल रहा है वो करवा रहा हूँ मैं आपको। फिर देखिए जो है ये क्या होती है, हैंसेटिक लीग। हैंसेटिक लीग का मतलब होता है कि ऐसी संस्था थी जो जर्मनी के आसपास के जो क्षेत्र थे ना, उनमें ये व्यापार का काम, ये व्यापारिक संघ था, ये इसको हैंसेटिक लीग बोला जाता था उस समय उन क्षेत्रों में। तो ये व्यापार किया करते थे, उनका एक संघ बना रखा था इन्होंने जर्मनी वाले क्षेत्र में। जैसे ये जर्मनी हो गया, तो ये जर्मनी हो गया ना, तो जर्मनी के इधर यहाँ पर पोलैंड पड़ता है, इधर जो है फिर ये जो है नीदरलैंड पड़ता है, और ये वाला जो इलाका है यहाँ पर ये कौन सा पड़ता है, नीदरलैंड, फिनलैंड नहीं, ये पोलैंड हो गया। इधर जो ये आसपास के जो क्षेत्र है ना, नीदरलैंड हो गए, पोलैंड हो गए, और जो है आपके फिनलैंड हो गई। इनमें क्या हुआ कि ये अपना जो फैला रखा था व्यापारिक संघ जो था इनका, ये यहाँ पर व्यापार किया करता था इन क्षेत्रों में। तो ये केवल इस क्षेत्र के अंदर ही, यानी कि इस क्षेत्रों में ही ये सीमित था, यानी कि उत्तरी जर्मनी और इसके आसपास सटे हुए जो देश थे ना, इनकी जो सीमाएं थी, यहाँ तक ये सीमित था, जिसका नाम था क्या, हैंसेटिक लीग, यानी कि ये व्यापारिक संघ हुआ करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैप को देख लेना भाई, मैंने मैप नहीं देखा है, बाकी वैसे ही बता रहा हूँ मैं पिछले अंदाजे के हिसाब से। भाई जर्मनी के इधर ये पोलैंड पड़ता है, उधर नीदरलैंड, इधर नीदरलैंड पड़ता है, उधर ग्रीनलैंड पड़ता है। जो देख लेना उसको एक बार, कंफ्यूज है मेरे खुद के मैप में उसमें। तो ये हैंसेटिक जो लीग है ना, ये क्या था, एक 12वीं 13वीं और 14वीं सदी में ना, ये केवल व्यापारिक संघ था।
व्यापारिक संघ। व्यापारिक संघ था, कहाँ पर चल रहा था ये जर्मनी के उत्तरी हिस्से में, और जर्मनी के उत्तरी हिस्से इसके अलावा प्लस में सटे हुए देश, ये रे नहीं है, ये द है, इसको द मानना आप, ठीक है। तो व्यापारिक संघ और जर्मनी के उत्तरी हिस्सों के साथ में उनके अलावा सटे हुए जो देश है वहां पर ये चलता था क्या, व्यापारिक संघ। अब इसमें व्यापार कौन कौन सी वस्तुओं का किया जाता था, मुख्य कार्य क्या था इसका, मुख्य कार्य था इसका व्यापार को बढ़ावा देना और संरक्षण करना, व्यापार को बढ़ावा देना प्लस व्यापार का क्या करना, संरक्षण करना, ठीक है। तो ये था हैंडशेक लीग, और हैंडशेक लीग में जो व्यापार किया जा रहा था, हट जा, अरे इसको पकड़ के इसको, अरे ये नहीं मानेंगे, गड़बड़ करेगी, इसको जो है दंड दूंगा मैं। परेशान करती है जो है ये जो है इसके जो व्यापार किस चीज का किया जा रहा था, व्यापार देखो, व्यापार जो किया जा रहा था ना, ये एक तो था लकड़ी का व्यापार, फिर एक है राल जानते हो, राल क्या होती है, राल का मतलब होता है कि एक गूंद आता है, गूंद जैसे आप अपने जो खैरी का गूंद आता है ना, जिसको फूलना गूंद बोलते हैं, सफेद सा, ऐसे ये लकड़ी से, पेड़ से एक गूंद निकलता है जिसको राल बोला जाता है। इसके कई बार कलर भी बनाए जाते हैं और ये गूंद के रूप में होता है राल हो गया, अनाज हो गया, मछली, फूसा जो है अनाज, और जो है फूसी, और अरे इसको पकड़ के और ये भगा दूंगा इसको, फूसी हो गई, और मछलियां बेचने का काम, मछलियों का व्यापार लिख लेना आगे पॉइंट। तो ये हैंडशेक लीग का कार्य हुआ करता था, ठीक है। अब क्या जो नेक्स्ट है पॉइंट अपना, ट्रापडोर का मतलब क्या होता है, ट्रापडोर जो था ना, ये देखो 12वीं 13वीं और 14वीं सदी के अंदर जो दरबार हुआ करता था राजा महाराजाओं का, उन दरबार के अंदर प्रेम विषय के ऊपर उसको कविताएं लिखा करते थे लोग, जर्मन कवि, उनको क्या बोला जाता था, ट्रापडोर कहलाते थे। और उनको एक नाम और दिया जाता था इनको, जर्मन कवियों को, यानी कि ये ट्रापडोर थे ना, ये क्या कहलाया करते थे, मिने सिंगर। बताइए क्या कहलाते थे ये कहलाते थे मिने सिंगर। ट्रापडोरों को मिने सिंगर बोला जाता था। जैसे अपने ये नहीं होते जागा, बाट, चारण, तो वैसे वहां दरबारों के अंदर प्रेम गीतों को लिखने वाले जो जर्मन कवि हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था, मिने सिंगर। तो मिने सिंगर बोला जाता था इनको। और ये क्या किया करते थे, दरबार जो होता था ना, दरबार में ही हुआ करते थे, ये चारण बाटों की जगह थे ये मिने सिंगर। तो ये दरबार में राजा महाराजाओं के या कोई मंत्री संतरी हुआ करते थे, चेला चपाटे थे, इनके जो है क्या लिखा करते थे, ये प्रेम गीत लिखा करते थे। इसकी जो है पत्नी जो है इसके साथ प्रेम हो गया, फिर इनका विवाह हो गया, ऐसे मिलन हो गए, स्वर्ग गए थे, हैं फलाना ढीक, ये सब लिखा करते थे। यहाँ पर इनको मिनी सिंगर बोला जाता था, ठीक। तो 12वीं 13वीं 14वीं सदी में जो है दरबारी प्रेम विषय पर
कविता लिखने वाले जर्मन कवि, कविता लिखने वाले जर्मन कवि, लिखने वाले जर्मन कवि, जिनको एक नाम और से दूसरे नाम से बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या? मिनी सिंगर, मिनी सिंगर या मिनी सिंगर, ठीक है। तो ये नाम था इनका, मिनी सिंगर, यानी कि ये गाना गाया करते थे। और दूसरी बात, जब ये जैसे 16वीं सदी आई ना, 16वीं सदी, तो 16वीं सदी में इन्होंने क्या किया कि 16वीं सदी में इनकी जगह, यानी मिनी सिंगरों की जगह दूसरे लोग, देखो ये कौन सी जात के लोग थे? अभिजात वर्ग के लोग थे। यानी जो मिनी सिंगर थे ना, ये अभिजात वर्ग के लोग थे। अभिजात का मतलब होता है ऊंचे ओहदे वाले, अभिजात वर्ग हुआ करता था। मैंने भी आपको क्या बताया कि जैसे चारण हो गया, भाट हो गया, जागा हो गया, तो ये बही पोथी इनके पास में हुआ करती थी, वंशावली लिखते थे। कई राजा महाराजाओं की जो भाट है वो गाथाएं गाया करते थे, उनकी प्रशंसाएं किया करते थे, प्रशस्ति लिखा करते थे कई लेखक और कई विद्वान। तो इसी प्रकार से ये मिनी सिंगर जो है, ये अभिजात वर्ग, ये अभिजात में थे। चारण भाट जो है ना, ये अपने ये अभिजात वर्ग में आया करते हैं। तो इसी प्रकार ये लोग थे। अब ये धीरे धीरे जो है ना, दरबारी जो इनकी जो वो जो है ओदा, इनका जो ओदा है ना, जो पदवी है, ये पदवी वहीं रह गई, लेकिन इनका जो काम है ना लिखने का, वो शहरी दस्तकार के जो लोग थे ना, दस्तकार लोग यानी कि काश्तकार जो लोग थे, शहर के अंदर जो नई नई मूर्तियां चित्र बनाने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने काम शुरू कर दिया इनका बही पोथा लिखने का, कविताएं लिखने का। तो 16वीं सदी में क्या हुआ, इनका जो काम है, यानी कि कविता की जगह क्या काम करना शुरू कर दिया? राजनीति पे लिखना इन्होंने शुरू कर दिया, राजनीति पर लेखन शुरू कर दिया, लेखन शुरू। यानी कि मिनी सिंगरों का स्थान किन्होंने ले लिया? मिनी सिंगरों का स्थान यानी कि इनकी जगह जो ले ली 16वीं सदी में, वो ले ली किसने? मिस्टर सिंगरों ने, मिस्टर सिंगरों ने ले ली इनकी जगह। तो मिस्टर सिंगर जो थे, देखो ये नाम, ये टय आ गया ना, टय का मतलब होता है राजनीति, पॉलिटी, टी का मतलब टय, टय का मतलब मिस्टर, ठीक है। ऐसे याद करना आपको। तो राजनीति के ऊपर लेख लिखने वाले कौन थे? मिस्टर सिंगर। तो मिस्टर जो सिंगर है, इन्होंने क्या कर लिया? इनका स्थान ले लिया। अब ये लोग कौन थे? ये शहरी दस्तकार लोग, देखो शहरी दस्तकार, काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, ये शहरी लोग थे। मिस्टर सिंगर का जो पहला आदमी मिलता है, उस पहले आदमी का नाम था, देखो मैं आपको आगे इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिखता हूँ आगे, ठीक है। और ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, वीडियो को कर देना लाइक और आगे बढ़ते हैं। प्लस कर देते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम, देखो मिस्टर सिंगर ही था वो, चलिए नीले से लिख देते हैं। अब मिस्टर जो सिंगर था, एक नाम मिलता है मिस्टर सिंगर। मिस्टर सिंगर था जिसका नाम था होन्स ताचो। होन्स ताचो, ये होन्स ताचो है, ये पहला मिस्टर सिंगर था। इसने क्या किया? होन्स ताचो ने, देखो ये मार्टिन जो लूथर है ना, मार्टिन लूथर,
इस मार्टिन लूथर की प्रशंसा में एक गीत लिखा। मार्टिन लूथर की प्रशंसा में गीत की रचना की और गीत का नाम क्या था? मोस्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक गीत का नाम था इसके, जो गीत लिखा था, द नाइटिंगेल ऑफ क्या आएगा? हाँ, द नाइटिंगेल ऑफ वुटनबर्ग। वुटनबर्ग, ये वह है, वह नहीं है, वह है। इसने ये गीत लिखा था, इसको अमोस्ट कर लेना क्योंकि ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो बताइए हांस ताचो के द्वारा, और ये हांस ताचो जो है ये खुद कहाँ का था? हांस ताचो ये न्यूमरबर्ग का था। न्यूमरबर्ग, न्यूमेरबर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। और ये था कौन खुद? ये एक मोची था ये, ठीक है। तो जो मोची है ये, इसने काम शुरू कर दिया लिखने का, किताब लिखने का। और किताब का नाम क्या था भाई? किताब का नाम था द नाइटिंग ऑफ वुटनबर्ग। ये एक ग्रंथ था जिसने लिखा, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए लोदी की जो संधि हुई थी उसके बारे में, ये मोदी नहीं है, लोदी है। और सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, पढ़ेंगे इसको भी भारत के इतिहास में। ये 1454 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? देखो एक शहर पड़ता है इटली में, एक का नाम था मिलान, ऊपर ही ऊपर पड़ता है मिलान। फिर जो है फ्लोरेंस, रोम के जस्ट ऊपर फ्लोरेंस पूर्वी दिशा में, और जो है एक वेनिस, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक संधि होती है। देखो ये जो क्षेत्र थे ना, ये जो क्षेत्र है ये नगर राज्य हुआ करते थे। नगर राज्य का मतलब क्या होता है? नगर राज्य का मतलब होता है छोटे छोटे शहर जिनके अंदर पूरी व्यवस्था हो, उनको बोला जाता है नगर राज्य। खुद की राजधानी और खुद का जो सिस्टम है वहां पर हो, छोटा सा राज्य, जिसकी अरस्तु ने कल्पना की थी। सिजरो जो है साम्राज्यवादी नीति का था, और अरस्तु क्या है? ये नगर राज्यों का समर्थक था। अरस्तु जो है ये किसका समर्थक था? ये नगर राज्यों का समर्थक था। जबकि सिसरो जो है किसका था? छोड़ो, सुनो, चलो आगे। मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस, इन दोनों के बीच में क्या संधि हुई कि आपस में एक दूसरे की सीमाओं और क्षेत्रों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। आपस में एक दूसरे की सीमाएं, एक दूसरे के क्षेत्र और सीमाओं का सम्मान करेंगे। सीमाओं का क्या करेंगे? सम्मान करने का क्या किया गया? वादा किया गया, वादा किया। इसी को क्या बोला गया है? लोदी की संधि। और देखो मैं आपको एक और कंफ्यूज बता देता हूँ पीछे। ये वुटनबर्ग है, यहाँ पर न्यूमेरबर्ग है, न्यूमेरबर्ग, और ये वुटनबर्ग है। तो वुटनबर्ग जो आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है। और एक नाम था जिसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे उसके बारे में। इसको बोलते हैं गुटनबर्ग। एक है गुटनबर्ग और ये क्या है? वुटनबर्ग। ये गुटनबर्ग है, ये अलग है। ये जो है ये भी 1454 में ही जर्मनी के मेंज नगर में क्या खोलता है? ये जर्मनी के मेंज नगर पड़ता है, ये जर्मनी का। तो जर्मनी के मेंज नगर में प्रथम छापाखाना खोलता है। बताइए क्या खोलता है? प्रथम छापाखाना खोलता है, प्रथम छापाखाना।
तो आप ये मत समझ लेना कि वुटन वर्ग यही था, ये गुटन वर्ग है और ये वुटन वर्ग है। गुटन वर्ग 1454 में आएगा, क्योंकि आगे लोदी की संधि भी इसी समय हुई थी 1454 में। जर्मनी के मेंज नगर में प्रथम छापाखाना खोला किसने? गुटनबर्ग ने। समझ गए? तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाल करके आप अलग से लिख लेना। ये सिस्टम अलग है और वो सिस्टम अलग है, ये नोट में आएगा। ठीक है, इसको नोट में अलग से लिख लेना, गुटनबर्ग अलग है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो तो ये 1454 में क्या हुआ, इनकी संधि हो चुकी थी मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस की। द कोर्टियर, द कोर्टियर क्या होता है? ये एक आत्मकथा थी, एक ये क्या थी? एक आत्मकथा, पुनर्जागरण कालीन आत्मकथा, पुनर्जागरण काल की आत्मकथा। ठीक है, तो ये आत्मकथा थी। जेरूशलम ली बैराता, इसका मतलब अर्थ क्या होता है? यानी कि जेरूशलम की मुक्ति, जेरूशलम की मुक्ति, इसका अर्थ होता है ये। देखो, एक कवि था, कवि का नाम था कवि तासो, कवि तासो। पीछे भी मैंने आपको एक कवि लिखवा रखा है, उसको ध्यान से देखना है आपको। ये कवि तात्सो है, ये क्या है? तात्सो। और ये कौन सा है? ये है कवि तासो, तास, तास। तो ये कवि तास है, तासो है, तासो। कवि तासो ने 1584 के अंदर क्या किया था? एक महाकाव्य की रचना की थी इसने। कवि तासो ने किसकी रचना की थी? एक महाकाव्य की रचना की थी। तासो ने महाकाव्य रचित 1584 में तासो के द्वारा। और उसमें क्या कहा गया? उसमें ये बोला गया कि एक व्यक्ति को जो नायक बनाया गया है ना, जिस व्यक्ति को नायक बनाया गया, वो खुद ही व्यक्ति क्या है? सदमे में है। सदमे का मतलब है कि जो है ये विश्व, यानी कि दुनिया में वो खुद ही उबा हुआ है दुनिया से। ऐसे व्यक्ति को इसमें क्या बना दिया गया? महाकाव्य में नायक बनाया गया है। यानी कि एक उबे हुए व्यक्ति, यानी उबा का मतलब खड़ा नहीं होता है, उब चुका है जो दुनिया से, वो उठ गया है, मतलब मरने की प्लानिंग में है वो, मतलब मरा नहीं है वो प्लानिंग में ऐसी। तो ऐसे नायक की कल्पना की गई जो दुनिया से उड़ चुका है। डू नहीं है ये, दू बना लेना इसको। दुनिया से उब चुका है, ठीक, चुका है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिले तैती, दिले तैती का मतलब क्या होता है? दिले तैती का मतलब होता है कि जो इटली के अंदर एक ऐसा वर्ग था जो, जैसे अपने पुरानी चीजों को इकट्ठा करने की रुचि होती है ना अपने, कि भाई ये अपनी पुरानी चीज है, इसको इकट्ठा करेंगे, हम बाद में देखेंगे इनको, देखो हम कैसे कैसे चीजों को इकट्ठा किया करते थे। छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं बच्चे जो होते हैं, ये जो गुटखा उटका की पुड़ी उड़ी होती है उसको इकट्ठी करके लाते हैं और उनको जो है क्या करते हैं, वो पत्थर से ऐसे उसके ठोक ठोक करके एक लड़ी सी बना देते हैं उसकी, और वो खेलते रहते हैं। ऐसे के ऐसे ये समान लोग थे जो पुरानी चीजों को इकट्ठे करने में रुचि लिया करते थे। तो उन लोगों को क्या बोला गया है? दिले तैती, यानी कि ये दिलेर आदमी है, दिलेर को, ठीक। तो इसको दिले तैती बोला गया है। यानी कि इटली के प्राचीन कला संस्कृति को, प्राचीन कला संस्कृति
का संग्रह में रुचि वाले लोग, इनको क्या बोला गया है? दिलेटैटी बोला गया है। ठीक है। अकादमी रॉयल देश साइंसेज, ये क्या था? ये एक प्रकार से ये एक अकादमी थी जिसकी स्थापना 1965-66 में 1965-66 में एक राजा हुआ था लुई 14वें द्वारा अकादमी की स्थापना की गई। अकादमी की स्थापना की गई और किसके आग्रह पर की गई थी? आग्रह किसका था इसमें? आग्रह था कोलबर्ट का। कोलबर्ट के आग्रह के ऊपर इसकी क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। ये एक स्कूल टाइप में थी एकेडमी। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। रॉयल सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं। रॉयल सोसाइटी क्या थी? रॉयल सोसाइटी एक स्कूल थी, कोई पुरानी बंद हुई जब बंद स्कूल नहीं होती है तो वो ऐसी कोई बंद स्कूल थी। उसके अंदर ये व्यापारी लोग थे ना, ये व्यापारी लोग जाया करते थे उस स्कूल के अंदर। और भाई स्कूल में जो है ऐसी चर्चा किया करते थे अपने अपने जो तकनीकें हैं, जैसे कृषि क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं तो उस समस्याओं को तकनीकी ऐसी विकसित करो जिससे उपकरण बनाई जा सके। जैसे कोई बैल चला रहा है, एक हल चला रहा है बैल है। अब ये बैल जो है एक हल चला रहा है। अब इसके जो है बैल के एक हल ये चल रहा है बैल। हाँ ठीक। तो ये है बैल और ये है चला रहा है बैल। अब ये बैल जो है बैठा नहीं, ये चल रहा है। ठीक है। तो इसके जो हड़ जो है, हड़ इसका जूड़ा हड़, ये तो ये हड़ इसका, ये हड़ ठीक है। और ये पीछे आदमी खड़ा है इसके, ये हड़ को चला रहा है और ये पीछे चल रहा है आगे आगे। तो बताओ ये बैल जो है ना, बैल जो एक ही चलाएगा हड़ को, तो 1 बीघा जमीन को इसको बाने के अंदर इसकी बवाई जुताई करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। समस्या है कि नहीं है? तो इस समस्याओं को सोल्व करने के लिए ये चित्र देख लेना सही ढंग से बना है। तो ये चाबुक भी है इसके पास में, ये चाबुक भी देता है। चल रहे बैल और ये जूड़ा है, इसकी जूड़ा कस दिया है बैल के है। तो इसको जो है पूरी जमीन को एक साथ बहाने के लिए तकनीकी का आविष्कार करेंगे कि नहीं, ये लोग वहाँ स्कूल में इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। तो वहाँ व्यापारी भी है, सामंत भी है, पोप भी है, गणितज्ञ भी है, वैज्ञानिक भी है, कृषि विशेषज्ञ भी हैं, सारे के सारे हैं वहाँ पर लोग। तो वो बैठक में यही समस्याओं का चर्चा कर रहे थे। साप्ताहिक बैठक हुआ करती थी उनकी। तो फिर क्या हुआ कि एक स्कूल थी लंदन में, गिरीश कॉलेज, उसमें इनकी बैठक हुआ करती थी। अच्छे से बढ़िया पार्टी शार्टी, चाय पानी कॉफी वगैरह सब बनाया करते थे। अब दूसरे लंदन के अंदर ही आपस में ग्रह कलेश होने लग गया राजाओं का। तो ग्रह कलेश हो गया तो अब कोई जो राजा पदवी के ऊपर बैठा ही है उसकी माने की पुलिस उसको बोला कि अरे सोचते जाओ, ये किसका ये जमावड़ा लगा रखा है यहाँ, क्या उबड़ खापड़ मचाओगे। तो भाई साहब उस पुलिस लठ मार करके उनको भगाती है वहां से। तो भाई वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भवन में जाकर के अपना बना देते हैं डेरा कि भाई चलो अब यहीं डेरा डालेंगे, यहाँ हर संडे को किया करेंगे, यानी कि सप्ताह में एक दिन करेंगे। उसको रॉबर्ट जो बोयल था उसने क्या कहा, अदृश्य विद्यालय है, ये दिन में नहीं चलता है, रात में चलता है, ये ऑफ दिन चलता है, छुट्टी वाले दिन चलता है, यानी कि बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन, इनकी लगती है क्लास, ये वहां पर इकट्ठे होते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं।
तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक रॉयल सोसाइटी की स्थापना कर दी जाती है। 1562 में इसका नाम कर दिया जाता है क्या? इसका नाम कर दिया जाता है कि प्राकृतिक ज्ञान में वृद्धि करने वाली एक लंदन की सोसाइटी, ये नाम कर दिया जाता है। फिर 1669 में इसने एक पुस्तिका प्रकाशित की और यानी कि इसको परमानेंट कर दिया जाता है, क्योंकि इसने युद्ध क्षेत्रों में भी काम किया है और काफी क्षेत्रों में इन्होंने सहायता की है, सपोर्ट किया, सहयोग किया, इसलिए इसको परमानेंट कर दिया जाता है। फिर हम चलेंगे क्या? मानववाद। तो इसको लिख लेते हैं, ये जो थी इसको लिख लेते हैं। रॉयल सोसाइटी जो है ये थी, देखो, व्यापार वाणिज्य, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों की समस्याओं हेतु, कृषि क्षेत्र समस्याओं की तकनीकों को खोजना, समस्याओं की तकनीकी खोजना, इसको भाई लिखते रहना, नोट करते रहना। साथ में उपकरणों का निर्माण करना। ये इसका काम था। और इनकी जो बैठक हुआ करती थी ना, ये बैठक में कौन कौन शामिल थे? बैठक में गणितज्ञ, वैज्ञानिक और तो और शिल्पी, सामंत और पोप शामिल थे बैठक में। और ये बैठक हुआ करती थी, साप्ताहिक बैठक थी, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक बैठक थी ये। और ये बैठक हुआ करती थी ना, जिस स्थान का नाम था कौन सा? लंदन का गिरीश कॉलेज। फिर गृह युद्ध हुआ इनका आपस में राजाओं का। तो गृह युद्ध के कारण परेशान होकर के इन्होंने जो ट्रांसफर किया इसका बैठक का, वो कहाँ पर कर दिया? इस बैठक को स्थानांतरण ऑक्सफोर्ड भवन में, यानी कि ऑक्सफोर्ड क्षेत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया गया कि ऑक्सफोर्ड स्थान के ऊपर हम किसको क्या करेंगे? बैठकों को आयोजित किया करेंगे आगे से। तो ये हो गई कि इसमें ऑक्सफोर्ड क्षेत्र में हो गए, चले गए हैं। फिर आगे क्या होता है कि 1662 में इसका जो नाम है ना, इसको परमानेंट कर दिया जाता है, यानी कि रेगुलर कर दिया जाता है। इसका जो नाम किया जाता है वो नाम क्या किया जाता है? प्राकृतिक ज्ञान की वृद्धि है के लिए, प्राकृतिक ज्ञान की वृद्धि हेतु रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये इसका नाम कर दिया जाता है। कब? 1662 में। बैठक कब हुआ करती थी इनकी? 1645 से शुरू हुई थी बैठक। 1662 में इसका नाम चेंज हुआ। फिर इसने 1669 में एक पत्रिका जारी की। 1669 में पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका का नाम था इसका फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन कब की? 1669
1969 ईस्वी की। और ये विज्ञान की पत्रिका थी जो रेगुलर जारी किया नहीं, यानी कि रेगुलरली जारी होने लग गई थी, ये विज्ञान पत्रिका थी। और ये किसके द्वारा प्रकाशित हो रही थी? ये इसी सोसाइटी के द्वारा क्या होती थी? प्रकाशित होती थी विज्ञान की पत्रिका। तो ये इसका कुछ है रॉयल सोसाइटी के बारे में मेन फैक्ट है, इनको आप नोट डाउन करते रहिए, विश्व इतिहास की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर मानववाद की अगर बात करें तो मानववाद में कुछ 3-4 आदमी है, फिर ये फिनिश हो जाएगा अपना जो चैप्टर है। मानववाद जो है किसके लिए था? मैंने अरे हट तो सिर्फ पढ़ा रखा है मैंने पहले ही उसको देख लेना। मानववाद के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। दांते है, पेट्रोक है, इरेस्मस है, ये प्रमुख मानवतावादी हुए हैं। महिलाओं में कैसेंड्रा फैडेल वगैरह, ये सारी की सारी जो है विक्टोरिया वगैरह, ये सारी महिलाएं जो क्या है मानवतावादी है। और मानववाद में ये बता रखा है। कुछ पॉइंट और लिखवा देता हूँ मैं, कुछ आदमी और बच गए थे जैसे अल्ब्रेक्ट ड्यूरर वगैरह, ये कुछ आदमी है, इनको भी आप लिख लेना। सबसे पहले तो हम इस शब्द की बात करते हैं। मानववाद जो ह्यूमनिज्म है उसकी जो शब्द की जो दूसरा प्रयोग कब किया गया? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था FJ फीथलहैम सही है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार और, इसको देख लेना। FJ फीथलहैम, इसको ये ठीक ही है लगभग। तो ये है FJ फीथलहैम, और जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। वैसे तो हालांकि सब मानवतावाद का जो प्रमुख प्रश्न आता है वो यही आता है कि मानवतावाद का जो जनक अगर पूछा जाए आपसे, तो जनक की बात करें तो कौन हो जाएगा? पेट्रोक। इसका जो जनक की बात करें, जनक, तो जनक किसको बोलेंगे? पेट्रोक है। पेट्रोक किसका जनक है? मानवतावाद का जनक है पेट्रोक। और शब्द का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? FJ फीथलहैम के द्वारा किया गया था। किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया? ये प्रयोग किया गया था इसने जो है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि जो विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम था ना, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कुछ चेंजिंग किया, यानी कि प्राचीन क्लासिकल ज्ञान का साहित्य में प्रयोग का समर्थन किया। प्रयोग का समर्थन किसने किया? इस FJ फीथलहैम ने इसका प्रयोग इसके लिए किया कि भाई मैं जो है समर्थन किसका करता हूँ कि जो अपना जो साहित्य का जो क्षेत्र है ना, उसमें जो प्राचीन क्लासिकल ज्ञान है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके पाठ्यक्रम में? विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के तहत। इसलिए इसका समर्थन किया किसने? FJ फीथलहैम ने। फिर एक विद्वान आता है जिसको बोला जाता है आग्रिकोला। ये विद्वान जो है ना आग्रिकोला, इसने जो है इटली के अंदर जो साहित्य चला करता था, वो लेखन कला में खुद को एक अधिकार मानता था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, इटली मानता था।
लेकिन आग्रिकोला ने इसके जो एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया था। आग्रिकोला यानी कि पहले इटली के बारे में लिखते हैं कि इटली द्वारा प्राचीन क्लासिकल लेख पर, प्राचीन क्लासिकल साहित्य लेखन में, साहित्य लेखन में एकाधिकार रखना। आप समझ में आएगा आपको, एकाधिकार रखना। ठीक है। अब आग्रिकोला ने क्या कहा कि इसके एकाधिकार को, यानी कि इटली के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इससे नहीं टूटेगा। इसका शिष्य हुआ था एक, अभी उसकी बात करेंगे, उसने तोड़ा था इसको। इटली के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया, एकाधिकार को तोड़ने का क्या किया, प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है। तो ये है क्या, आग्रिकोला। बस इसका यही है, और ज्यादा फालतू का नहीं है। अगला नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक विद्वान और आता है, एक विद्वान और आता है, उसका नाम, इसका शिष्य ही था ये, आग्रिकोला का, आग्रिकोला का शिष्य था, और उसका नाम क्या था, इसका नाम था कानरोड, कोनराड, कोनराड सेल्टिस, कोनराड सेल्टिस। देखिए ये कोनराड सेल्टिस है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको समझना है। कोनराड सेल्टिस जो है, इसने इटली का जो ज्ञान था ना, उसकी ओढ़ करके, इटली के ज्ञान, जो प्राचीन क्लासिकल ज्ञान है, उसकी ओढ़ करके, और इसने भी 10वीं सदी से अपने जो पुराने जो महाकाव्य है, जो प्रशस्तियां हैं 10वीं सदी की, उसको पठन पाठन उसका शुरू कर दिया इसने, कोनराड सेल्टिस ने, ताकि इटली को, ये जर्मनी का था, ताकि इटली को ये लगे कि देखो जर्मनी के पास भी ज्ञान की कमी नहीं है। ये होड़ कर रहा था ये जर्मनी इटली की, यानी कि इटली के किस, पहले तो ये शिष्य किसका था, ये शिष्य था आग्रिकोला का, आग्रिकोला का शिष्य था ये। और इटली के प्राचीन क्लासिकल ज्ञान को चुनौती देते हुए, प्राचीन क्लासिकल ज्ञान की होड़ में क्या किया इसने, ज्ञान की होड़ में 10वीं सदी के महाकाव्य, 10वीं सदी के महाकाव्य प्रशस्तियों का पुनः पठन पाठन शुरू किया, पुनः पठन पाठन शुरू किया, ताकि जर्मनी भी इटली के ज्ञान के बराबर हो सके, ज्ञान के बराबर दिखाई दे। अब इसने ये जो किया है ना, इसका एक इनाम दिया गया इसको, ये राजा था, उस राजा ने इसका इनाम दिया, और राजा का नाम था फ्रेडरिक तृतीय द्वारा
इसको किसको, कॉनराड सैल्टिस को राजकवि की पदवी दी कि अब तू क्या है, राजकवि। तो राजकवि की पदवी दी गई क्योंकि ये काम कर रहा था, ये ऐसा भाई कोई काम कर रहा है अलग से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, तो उसको क्या दिया गया, इसको राजकवि की उपाधि दे दी गई फ्रेडरिक तृतीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, लास्ट ही है बस, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, जॉनसन रिचमैन। जॉनसन हाँ रिचमैन ही लिख लो इसको, आप वैसे याद कर देना, बाकी रिचमैन ही लिख लो इसको, यानी कि पावरफुल आदमी पैसे वाला। तो इसने क्या किया, ये सूरा आलपस में गया, यानी कि आलपस के उत्तर में हिब्रू भाषा के व्याकरण की रचना की इसने, आलपस के उत्तर में, आलपस के उत्तर में हिब्रू भाषा की व्याकरण की, यानी कि हिब्रू भाषा व्याकरण की रचना की, व्याकरण की क्या की रचना, व्याकरण की रचना की। ये किससे संबंधित था, ये ईसाइयत के मूल से, ईसाइयत के मूल रूप की जानकारी हेतु लगा कि मुझे जो है ईसाइयत का जो मूल ढांचा है, इसका जो मूल रूप था उसको ढूंढना है कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, इस तरह ऐसे इनमें लगे रहते थे। तो ये था जॉनसन रिचमैन, रिचविन है, इसको रिचविन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, और एक दो और लिख लेते हैं व्यक्ति। एक व्यक्ति का नाम था अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। अल्ब्रेक्ट, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के बारे में अगर हम बात करें तो अल्ब्रेक्ट जो ड्यूरर है, ये पहली बात तो नक्काशी करता था, ये लकड़ी पर नक्काशी करना इसका काम था। दूसरा काम इसका था जैसे तांबे पर नक्काशी करना। इसके अलावा ये जो है तैल चित्र भी बनाया करता था, तैल चित्र पढ़ा था ना हमने अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के तैल चित्र। तो ये तैल चित्र नक्काशी ये काम किया करता था। इसके कुछ ग्रंथ हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे एडम एंड ईव, एडम एंड ईव। फिर है नाइट का मतलब होता है शूरवीर। पिछली क्लास पढ़ रखी होंगी आपने पृष्ठभूमि के नाम से, उसमें बता रखा है मैंने शूरवीर क्या होते हैं, नाइट क्या होते हैं, राजा कौन था, कैसे क्या सिस्टम था इनका। तो नाइट और शूरवीर था, एक तो ये ग्रंथ था इसका, और एक ग्रंथ था और एटलस, ये ग्रंथ था, ये बस यही थे इसके कुछ ग्रंथ। ठीक है, तो ये 2-3 ग्रंथ थे, एक और बाकी कोई बच गया हो तो उसको कमेंट में लिख लेना आप। बाकी मैं आपको PYQ चलेंगे उसके अंदर कवर करवा दूंगा। फिर एक व्यक्ति और था जिसका लास्ट है, ये है बस यही
यही है मैं, और बाकी ये समाप्त होता है। काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, और पसंद आ रहा है तो लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं PYQ के साथ में, फिर ये फिनिश हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल के सुबह 2 चलाएंगे, शाम को शैक्षिक प्रबंधन के 2 चलाएंगे। हाँ ठीक है, इनको 2 को सल्टा के फिर पैड काम करेंगे। हो सकता है तो दोपहर में 2 क्लासें और चला देंगे, साइंस की और हिंदी व्याकरण की। तो यहीं पे सारा काम नचीत करना है अपने को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब रेगुलर क्लास चलेंगी लगातार, पैड होता करेंगे। धन्यवाद।